दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। फटाफट जल्दी से बता देंगे। यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम लोग आज देख रहे थे कौन सा पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये यलगार बैच का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और वही अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं तो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है पार्टनरशिप एक्ट का, राइट। तो सर एकदम मजा आने वाला है आज की इसमें। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 को पूरा यूनिट नंबर 2 को पूरा फिनिश कर देंगे और इसके बाद हम लोग आखिरी यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 से भी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ दिल्ली का मैराथन तो इतना जबरदस्त हुआ बेटा, क्या बताऊं मैं आपको। साथ साथ में मुंबई का मैराथन है, उसमें भी एकदम मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, एकदम इंटर वालों ने छा लिया बेटा। और अब है अपनी बारी, यानी कि अब है सीए फाउंडेशन की बारी, राइट। तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है, जोरदार से पढ़ना है और फिर उसके बाद हम लोगों को है ना मैराथन्स भी लेना है, बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन और बहुत सारे मैराथन्स हम लोगों को यहाँ पे लेना है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 31 से लेके 35 में आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। सेक्शन नंबर 31 से 35 क्या कह रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट के बारे में यहां पे बातचीत हो रही है। मतलब कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, बोलो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कि जब पार्टनर आ रहा है यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर और पार्टनर जा रहा है मतलब क्या, पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 आता है। सेक्शन नंबर 31 यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग बात करता है। क्या बोलता है, बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होता है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर को एडमिट करना हमारे फर्म के अंदर। क्या बोला सारे लोग, बोलो। एक मिनट। हाँ समझो आप बात को। यहां पे बोला जा रहा है कि सर सुनिए ना, यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि पार्टनर को अगर आप एडमिट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए अभी हमारे करंट में ABC करके पार्टनर्स है और हम यहाँ पे D को पार्टनर इन करना चाहते हैं, यानी कि D को हम लोग पार्टनर के तौर पर जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अपने को क्या करना होगा, तो अपने को कंसेंट लेना होगा सारे पार्टनर्स का। सर कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है कि हम लोगों को पूछताछ करना होगा। क्या करना होगा, सारे के सारे लोग बोलो पूछताछ करना होगा, बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेना होगा। यानी कि मैं अगर बात करूं आपके साथ तो ABC तीनों पार्टनर्स का मैं कंसेंट लूंगा, तब जाके ही मैं D को एडमिट करवा सकता हूं अपने फर्म में। अदरवाइज क्या मैं एडमिट करवा सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं करवा सकता। एक और बात बताइए, जो इस पार्टनर को मैं एडमिट कर रहा हूं, एक टाइमलाइन के तौर पर बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे पहले मेरे पास ABC 3 पार्टनर्स थे, अब यहाँ पे मैं D पार्टनर्स को एडमिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितने हो गए, ABCD हो गए। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं D पार्टनर को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडमिट किया तो यहाँ की जो लाइबिलिटीज है, क्या उसके लिए बेटा D यहाँ पे लायबल होता है क्या? नहीं सर, उसके लिए D यहाँ पे लायबल नहीं होता है। मतलब सर D लायबल होगा अपनी आगे की लाइबिलिटीज के लिए। किसके लिए लायबल होगा, बोलो? अपने आगे की आने वाली लाइबिलिटीज के लिए D लायबल होता है। कोई भी पुराने पाप जो उसके एडमिशन से पहले फर्म ने किए उसके लिए D लायबल नहीं होता है। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, समझे क्या? यस सर। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। फिर इसके अंदर दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा, बोलिए जल्दी से सर। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर आपको पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकेम द पार्टनर। मतलब जब से वो पार्टनर बनाए ना उसके बाद के चीजों के लिए क्या वो लायबल होता है क्या? हाँ सर, बाद के चीजों के लिए लायबल होता है, पहले के चीजों के लिए वो लायबल नहीं होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? यहाँ पे सेक्शन नंबर 32 है। सर सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है कि पार्टनर रिटायर होना चाहता है। रिटायर होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ABC करके 3 पार्टनर्स है बेटा एक फर्म में, और उसमें से C कहता है कि अब बस बहुत हुआ करके, बस बहुत हुआ, मैं सब कुछ ये दुनियादारी छोड़ के, सब ये संसार का मोह माया छोड़ के मैं गोवा जाना चाहता हूं करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना। अब यहाँ पे जो C है ना बेटा, ये रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलो जल्दी से?
सर सी यहाँ पे रिटायर हो रहा है, मतलब जो नया पार्टनर है ना वो रिटायर हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो यहाँ पे सी पार्टनर है उसको फर्म को छोड़ के जाना है, अब वो फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं सर, कि अगर पार्टनर यहाँ पे रिटायर होना चाहता है तो क्या होगा करके। क्या बोला मैंने, बोलिए जल्दी से, तो क्या होगा। तो देखो पार्टनर रिटायर कर सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टनर रिटायर कर सकता है। ठीक है सर, कैसे कर सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल। ध्यान रखना आपको ए बी दोनों का कंसेंट लगेगा, तब जाके मैं कह सकता हूं कि सी रिटायर हो सकता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, सी रिटायर यहां पे हो सकता है। इसके अलावा देखो, अगर पार्टनरशिप एट विल होती है तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे नोटिस देना है बाकी पार्टनर्स को और मैं ऐसे ही छोड़ के मैं जा सकता हूं। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, याद करना, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है सर ऐसी फर्म जिसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता कि वो कितने समय के लिए कामकाज करने वाली है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो कितने दिन के लिए भी रह सकती है, और उसके बाद क्या वो क्लोज की जा सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके बाद वो क्लोज की जा सकती है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहते हो तो आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। कितने पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, बोलो, आपको सारे पार्टनर्स का यहाँ पे कंसेंट लगेगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, पार्टनरशिप एट विल है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस नोटिस देना है और उसके बाद में वैसे ही छोड़ के जा सकता हूं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके बाद में वैसे ही छोड़ के यहाँ पे जा सकता हूं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाले पॉइंट में मैं बात करूंगा। अ रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर द रिटायरमेंट। मतलब क्या बोला, देखो, बिफोर द रिटायरमेंट, जिस दिन आपका रिटायरमेंट हुआ ना, सुनो सुनो सुनो, देखो यहाँ पे यहाँ पे पार्टनर्स थे ए बी सी करके। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो जो सी है ना, समझिए, आप बात को ध्यान दीजिए, है ना, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो 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 सुनो। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बी सी करके ऐसे तीन पार्टनर्स थे। अब यहाँ पे सी क्या हो रहा है बेटा, अब यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है। बोलो जल्दी से, सी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है। अब कितने पार्टनर्स बचे, तो दोस्तों अब यहाँ पे ए बी 2 पार्टनर्स बचे। कितने पार्टनर्स बचे, सारे लोग बोलो, अब 2 पार्टनर्स बचे, यानी कि ए एंड बी। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ तो 2 पार्टनर्स यहाँ पे बच रहे हैं। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर मुझे आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि देखो ये जो सी पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, यहाँ पे जितने भी फर्म के एक्ट्स होते हैं, क्या ये एक्ट्स के लिए फर्म के लिए लायबल रहने वाला है क्या बेटा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सी लायबल रहने वाला है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो आगे एक्ट किए जाने वाले, क्या जो भी फर्म हरकतें करेंगी, जो भी फर्म एक्ट करेंगी, क्या उसके लिए सी पार्टनर लायबल होगा क्या? नहीं सर, सी पार्टनर लायबल नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फर्म को छोड़ चुका है ना, तो उस एक्ट के लिए क्या वो लायबल होगा? नहीं सर, उस एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, उस एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर सर जिस समय पार्टनर हो रहा है रिटायर, फिर से जिस समय हो रहा है बेटा पार्टनर रिटायर, तो रिटायर जिस समय वो हो रहा है ना, उसके पुराने एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होता है। लेकिन सर मुझे आप एक बात बताइए, क्या कि वो आगे आने वाले एक्ट के लिए लायबल होता है क्या? नहीं सर, पुराने एक्ट के लिए होता है क्या? हाँ, पुराने एक्ट के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सी का बेटा, सी यहां पे क्या कर लेता है, सी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तो फर्म को छोड़ के चला, लो चला मैं फर्म को छोड़ के, लो चला मैं, तो मैं जो फर्म को छोड़ के जा रहा हूं ना, अब कल चल के अगर कुछ भी लाइबिलिटी वगैरह है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं रहूंगा। क्या तुम्हें चलता है क्या? क्रेडिटर्स कहते हैं हमें चलता है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कहूंगा आपके साथ सी क्या हो जाएगा बेटा, सी यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। समझना, सी क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किससे? क्रेडिटर से। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि पुराने पापों के लिए मैं लायबल नहीं हूं, तो क्या आपको चलने वाला है? तो ऐसे केस के अंदर अगर वो बोल दिया मैं चलने वाला है, तो टेंशन की कोई बात है क्या? बोलिए जल्दी से। नहीं सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे retiring partner may be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement made by him with such party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied in course of dealing between third party and the reconstituted firm after he had knowledge of retirement। मतलब देखो क्या बोला है यहाँ पे, किसके इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है? तो ए बी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके बीच में, सी के बीच में और क्रेडिटर्स के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आगे आने वाले एक्ट के लिए और जो पुराने आने वाले एक्ट के लिए, उसके लिए सी लायबल नहीं होता है।
है, ऐसा ये लोग पहले से डिसाइड कर लेते, क्योंकि ए बी को भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ क्रेडिटर ने ऐसा मान लिया है करके। समझ रहे हैं ना बात को, तभी जाके मतलब देखो यार ए बी भी हाँ बोलना चाहिए कि ठीक है कल चल के अगर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो हम दोनों ही देखेंगे। क्रेडिटर भी बोलना चाहिए ठीक है मैं सी तुम्हें स्यू नहीं करूंगा, और सी तो बेटा खुश होने ही वाला है, तो सी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऐसी बात की जा रही है, मतलब कल चल के कुछ भी गचकू हुआ तो लायबल कौन होंगे, ए बी लायबल होंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्रेडिटर बोलेगा मुझे तो कोई लेना देना नहीं, तो जब तक ए बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बाकी किसी को कुछ लेना देना ही नहीं होता है। उसके बाद देखो he and the partners continue to be liable as a partners to third party for any act done by any of them which would have been the act of firm if act done before retirement until public notice is given of retirement। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे है ना बेटा ए बी सी पार्टनर्स हुआ करते थे, सी हुआ यहाँ पे रिटायर और उसने पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिया, तो यहां पे क्या बोला जाता है सी कब तक लायबल होता है, पब्लिक नोटिस तक लायबल होता है। देखो इस एक्ट के लिए तो वो वैसे भी लायबल है, और यहां पे अगर कोई एक्ट किए जा रहे हैं जो क्या होंगे, जो एक्ट ऑफ फर्म होंगे, ठीक है, जो एक्ट ऑफ फर्म होते अगर सी पार्टनर होता तो उसके लिए भी क्या सी लायबल होने वाला है क्या, डेफिनेटली सर उसके लिए भी सी लायबल होता है। यानी कि 100 बात की एक बात, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं सी की लायबिलिटी बरकरार होती है, सी की लायबिलिटी बरकरार होती है और सी की लायबिलिटी बरकरार होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात को समझे, बोलो 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 दोस्तों, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या। यस सर हम लोग बात को समझ चुके हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ले लेना है या पार्टनरशिप एक्ट भी ले तो बस नोटिस उसको देना है, ठीक है सर। दूसरी बात बताइए और क्या हो रहा है सर, दूसरी बात अगर मैं करूं आप लोगों के साथ तो दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा है सर, दूसरे केस के अंदर यहाँ पे जबरदस्त एक बात हो गई, और वो जबरदस्त बात कौन सी है ये बताइए। तो दूसरे चीज के अंदर हम लोगों ने देखना है, 1 मिनट रुकना, दूसरे चीज के अंदर हम लोग देखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्रेडिटर्स के साथ तो पुराने एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होता है। वैसे वो पुराने एक्ट्स के लिए लायबल है, लेकिन अगर वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो नॉट लायबल। और सी वाला पॉइंट क्या कहता है समझना, सी वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल सा अर्थ ये कहता है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते हो रिटायरिंग पार्टनर क्या होने वाला है, लायबल होने वाला है। क्या बोला मैंने, बोलो, रिटायरिंग पार्टनर लायबल होने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या। यस सर बढ़िया से समझ चुके हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्या। अब बात करूंगा मैं आपके साथ एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग बात करूंगा, बोलो, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर 33 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 33 से रिलेटेड मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। क्या कहता है एक्सपल्शन, सर एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपल्शन का मतलब होता है हकालना। क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से, हकालना। हकालना का मतलब होता है निकाल देना, धक्के मार के निकालना, उसको बोला जाता है एक्सपल्शन। जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स है ए बी सी, अब इसमें से क्या होता है ए बी बेटा गैंग अप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं सी को हकाल देते हैं, सी को फोर्सफुली निकाल देते हैं फर्म से, उसको बोला जाता है एक्सपल्शन। क्या बोला जाता है, बोलो एक्सपल्शन। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे ए बी एक्सपेल कर सकते हैं सी को ऐसे ही। तो एक्सपल्शन से रिलेटेड मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर आप पार्टनर को निकालना चाहते हो या आप पार्टनर को धक्के मार के निकालना चाहते हो तो ऐसे केस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहला, ये जो पावर ऑफ एक्सपल्शन है बेटा ये एग्जिस्ट करना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स ने आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके अंदर पावर ऑफ एक्सपल्शन चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए, बोलो, उसके अंदर पावर ऑफ एक्सपल्शन होने चाहिए। क्या आप इस बात को समझे, यस सर। दूसरा देखो, ये जो पावर है ये एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अगर मैं कहूंगा 10 पार्टनर्स मेरे पास है तो कम से कम 6 पार्टनर्स से मेजॉरिटी बनेंगी। तो जब तक 6 पार्टनर्स नहीं बनेंगे क्या मेजॉरिटी बनने वाली है, क्या नहीं सर मेजॉरिटी नहीं बनने वाली है। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलके ही एक्सपल्शन कर सकते हैं, एक अकेला पार्टनर एक्सपल्शन नहीं कर सकता, बराबर है क्या, यस सर। अब उसके बाद देखो एक्सरसाइज इन गुड फेथ के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब क्या बोला जा रहा है, जब आप यहाँ पे एक्सपल्शन करते हो ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आप यहाँ पे एक्सपल्शन करते हो तो गुड फेथ के अंदर आपको करना है।
सर ये गुड फेथ का मतलब क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। देखो देखो, अच्छा पहली बात तो बता दूं, ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते। सर कौन सी तीन कंडीशन है, फटाफट सारे के सारे लोग बोलेंगे। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सबसे पहला अगर मैं कहूं तो पावर ऑफ एक्सपल्शन किसके अंदर होना चाहिए, सर एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। दूसरी वाली बात, एक्सपल्शन मेजॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। और तीसरा बोला जा रहा है गुड फेथ होना चाहिए। जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं होते, फिर से कहूंगा, जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं हो सकते बेटा, तब तक क्या एक्सपेल्शन कर सकते हो क्या, नहीं सर तब तक आप एक्सपेल्शन नहीं करोगे, बस इतना यहां पे बोला जा रहा है। परफेक्ट है। देखो, इफ ऑल दीज कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, एक्सपेल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो तीनों चीजें हो तब एक्सपेल्शन हो सकता है, उसके अलावा एक्सपेल्शन चाल से के नहीं सर, एक्सपेल्शन नहीं चाल से। अब देखो सर, ये आपने गुड फेथ बोला था, ये गुड फेथ का क्या मतलब होता है सर, तो गुड फेथ का मतलब होता है एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या, पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो ना, तो ये आपके फर्म के लिए बेनिफिट वाली बात होनी चाहिए, ये आपके फर्म के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा हमेशा एक्सपल्शन इंटरेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इंटरेस्ट में एक्सपल्शन होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्सपेल पार्टनर है उसको आपने नोटिस से सर्व करना है। उसको क्या करोगे, बोलो जल्दी से, सर सर्व करेंगे हम लोग, नोटिस सर्व करेंगे। क्या सर्व करेंगे, सभी लोग बोलो, नोटिस सर्व करेंगे। सभी लोग बोलो, क्या सर्व करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे। मतलब उसको देंगे अपन लोग नोटिस कि हम तुम्हें निकाल रहे इस फॉर्म से, शो कॉज। अगर तुम हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हो तो बता दो, या तुम हमें कुछ कहना चाहते हो तो बता दो, लेकिन हम तुमको इस पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल रहे हैं, ऐसा आपने उनको कहना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बोला सर, पहला बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मैंने कहा कि आपने पार्टनर को नोटिस देना चाहिए। क्या देना चाहिए, पार्टनर को नोटिस दो। तीसरा अगर मैं बात करूं तो सामने वाले व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी टू हर्ट दीजिए। मतलब कि जिस पार्टनर को आप निकालना चाहते हो ना, एक बार उन्हें मौका दीजिए, एक बार उनसे सुनिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। अगर वो कुछ सफाई पेश कर रहे हैं तो पहले उनको सुनो और उसके बाद ही उनको निकालो, पहले उनको मत निकाल देना, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या बात को समझे क्या, यस सर। तो देखो मैंने क्या कहा सर, एक्सपल्शन हमारा कॉन्ट्रैक्ट से हो। फिर अपन ने बोला कि सर एक्सपल्शन जो है ना हमारा, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा हो। इसके बाद बोला सर, इसके बाद क्या बोला, गुड फेथ में भी होना चाहिए। कि हाँ सर, गुड फेथ में भी होना चाहिए, ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद गुड फेथ में कब होता है, जब वो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में, जब आप उसको नोटिस सर्व कर रहे हो, और तीसरा अपॉर्चुनिटी टू हर्ट आप उसको दे रहे हो। ये तीनों चीजें अगर आप दोगे तब हम लोग कहेंगे सर गुड फेथ में है। अदरवाइज क्या गुड फेथ में माना जाता है क्या, नहीं सर, अदरवाइज गुड फेथ के अंदर नहीं माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या, सारे के सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या, यस सर, परफेक्ट है ना। चलिए आइए सर, इस नोट्स को आंसर लिख सकते हैं क्या एग्जाम में, नहीं नहीं बेटा, ऐसा ही टाइम पास के लिए दे रहा हूं मैं ये नोट्स, तो है ना, ऐसे ही मजे के लिए कि आपको मजा आए, आप इसके ऊपर चना फुटाना भेल खा सको करके। कैसी बातें कर लो, इससे एग्जाम में नोट्स थोड़ी, इससे एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, है ना। ये तो ऐसे यूं ही दिया जा रहा हो कि आपको आनंद हो करके, आप भी बोलो वाह वाह क्या मजा आ रहा है करके, क्या मस्त फॉन्ट लग रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो दोस्तों क्या बोला जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें, इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपेल्शन इज नल एंड वॉइड। मतलब अगर इसके अलावा आप पार्टनर, समझना बात को, अगर आप इसके अलावा पार्टनर्स को निकालते हो, इसके अलावा कोई भी रीजन के द्वारा आप पार्टनर को निकालते हो, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाता है। मतलब कि आपने एक्सपेल किया ही नहीं, ऐसा माना जाता है। क्या बोला मैंने, बोलो, हम ऐसा मान लेंगे कि आपने पार्टनर को एक्सपेल किया ही नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो जल्दी से, समझे क्या, समझे तो बोल दो फटाफट जल्दी से। हाँ सर समझ चुके हैं, सारे लोग जवाब देंगे मुझे, हम लोग इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं करके, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, बोलो 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 बोलो। हाँ सर आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, चलिए आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 34 के रिगार्डिंग बात करूंगा। किसके रिगार्डिंग बात करूंगा, अच्छा मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों चीजें सर इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैंने, दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए,
अब अगर मैं बात करूं सर, अब हम लोग क्या देखेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे सर कि एक पार्टनर कब इंसॉल्वेंट हो सकता है, जरा उसके बारे में बताइए, और इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट क्या है सर ये भी बता दीजिए। समझ रहे हैं आप बात को, इंसॉल्वेंसी का सर इफेक्ट क्या है ये बताइए, और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर से क्या क्या होता है वो बताइए। सबसे पहला तो सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है ये समझ लो आप। देखो एक पर्सन, इस पर्सन को मैं कहूंगा इंसॉल्वेंट। कब मैं कहूंगा इस पर्सन को इंसॉल्वेंट, जब बेटा इस पर्सन के जो असेट है ना वो इज लेस देन लाइबिलिटी है। क्या है बोलो जल्दी से, जब इस पर्सन के असेट इज लेस देन लाइबिलिटी। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इसके असेट 100 रुपए के हैं और अगर इसकी लाइबिलिटी 150 रुपए की हो जाती है तो ये इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब इससे आप कहोगे सर हम भी इंसॉल्वेंट हो गए, क्योंकि हम तो आज तक जो पल रहे वो तो अपने मम्मी पापा के पैसों पे पल रहे। तो देखा जाए तो सर हमारे असेट एक प्रकार से शून्य है, और लाइबिलिटी तो पूछो ही मत सर, इधर उधर चटर पटर खाना और इतना सारी चीजें है ना। आप सोच के देखो सर, लाइबिलिटी तो ढेरों है, तो हम सब इंसॉल्वेंट हुए क्या? नहीं, समझिए, क्योंकि आप लोगों का बेटा अनेबल टू पे ड्यूज वाला क्राइटेरिया नहीं है। क्या बोला मैंने? अनेबल टू पे ड्यूज वाला आपका क्राइटेरिया नहीं है सर। ये अनेबल टू पे ड्यूज का मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहली बात तो असेट इज लेस देन लाइबिलिटी, ये पहली कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन की सामने वाला व्यक्ति पे भी नहीं करना चाहता, या वो पे ही नहीं कर सकता, वो कोशिश भी करे ना तो भी वो पे नहीं कर सकता, इज अनेबल टू पे ड्यूज, तब जाके एक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है। आपके केस में ये चीज नहीं है। समझ रहे क्या आप बात को? आपके केस में जो सेकंड वाली कंडीशन है ये मम्मी पापा के द्वारा आ नहीं रही है, इसलिए मैं कहूंगा आपके साथ कि सेकंड कंडीशन, तो बेटा सेकंड कंडीशन के लिए आप बचे हो, नहीं तो आप खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोर्ट के पास अर्जी लगा सकते हो, हमें भी इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, है ना। देखो तो सर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट कब होगा? जब पार्टनर के जो असेट है इज लेस देन लाइबिलिटी प्लस अनेबल टू पे ड्यूज, तो ऐसे केस के अंदर तब जाके बेटा पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तब तक क्या पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाला है क्या? नहीं सर, तब तक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता है। अब ये बताइए सर, अगर इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है? अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात, इंसॉल्वेंट पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता एज अ पार्टनर। यानी कि मैं अगर बात करूं आपके साथ, एबीसी 3 पार्टनर्स है, अब इसमें से अगर सी हो रहा है इंसॉल्वेंट, तो सी बाद में चल के पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकता, ए और बी को ही कंटिन्यू करना है। इस बात को आप समझ लो, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बोलो जल्दी से, कि सर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एज अ पार्टनर। पहला पॉइंट क्या है? इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर, ठीक है। दूसरा, he will be ceased to become partner from very date on which the order of adjudication is made। अब ये order of adjudication का मतलब होता है, ये जो order, समझना, order of adjudication का मतलब होता है order of insolvent, जो कोर्ट के द्वारा पास होता है ना, उसको बोला जाता है order of adjudication। मतलब सर मैं क्या कहना चाहता हूं, समझिए आप बात को। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखिए इन लोगों का क्या कहना है सर। इन लोगों का कहना है कि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, जैसे देखो यहां पे देखिए ए बी सी करके पार्टनर्स है। अब ये जो सी है ना बेटा, ये इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बोलिए? सी इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब ये जो इंसॉल्वेंट सी हो रहा है ना, ये इस डेट के ऊपर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, और इस डेट के ऊपर कोर्ट से एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? कोर्ट से एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। सवाल ये बनता है वो कौन से दिन से, समझिए बात को, वो कौन से दिन से इंसॉल्वेंट माना जाएगा, इसका सवाल उठता है। तो मैं कहूंगा आपके साथ वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा इस डेट से सर इंसॉल्वेंट माना जाता है। समझना बात को, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आता है, जिस दिन कोर्ट अप्रूव करता है कि हाँ हाँ ये व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, उस समय से बेटा वो क्या माना जाता है? उस समय से वो इंसॉल्वेंट माना जाता है। क्या? हाँ सर, उस समय से वो इंसॉल्वेंट माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उल्लास, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, मैं वहां पे आपको डीएम कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये फाउंडेशन का क्लास है। बाद में जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा होगा उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। आइए, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेटा जिस दिन कोर्ट अप्रूव करेगा ना,
उस दिन मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो वो जो कोर्ट अप्रूव जिस समय कोर्ट अप्रूव करता है बेटा, वहां पे ये गड़बड़ हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां पे गड़बड़ मतलब कोर्ट ने अप्रूव किया ना, तो सर समझ जाना बात को एक प्रकार से कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है, खत्म हो गई बात। यहाँ पे वो व्यक्ति क्या हो चुका है बेटा? इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, अब देखो, द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है? द एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब सर जिस दिन कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, अब यहां पे फर्म कुछ भी एक्ट करे ना, फर्म के एक्ट्स, जो फर्म्स के एक्ट होते हैं ना सर, इस चीज के लिए क्या सी पार्टनर के एस्टेट लायबल होने वाला है क्या? मुझे बताइए, क्या सी पार्टनर का एस्टेट लायबल होने वाला है क्या? ये बताइए मुझे जल्दी से। नहीं सर, सी पार्टनर का एस्टेट लायबल नहीं होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। सी पार्टनर का एस्टेट यहाँ पे लायबल नहीं होगा। समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप बात को समझ गए क्या? यस सर। तो जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन हुआ है उसके बाद के तारीख से कभी भी सी का एस्टेट या जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसका एस्टेट लायबल नहीं होता। परफेक्ट है सर। उसके बाद देखिए, A firm is also not liable for any act of insolvent partner after the date of adjudication। मतलब सिंपल सी बात है, जिस दिन डेट ऑफ एडजुडिकेशन निकला उसके बाद में अगर कोई भी, उसके बाद में अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर के कोई भी एक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए भी फर्म लायबल होती है क्या? नहीं सर, उसके लिए भी फर्म लायबल नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके लिए भी फर्म लायबल नहीं होती है। तो अपन लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके बाद वो पार्टनर नहीं रह सकता। दूसरा देखा, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन से वो सीज टू बी पार्टनर होता है। तीसरा देखा, जो एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो लायबल होता है क्या? फर्म के एक्ट्स के लिए नहीं होता। चौथा देखा सर, समझना, फर्म के एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होता, और अगर पार्टनर के एक्ट्स के लिए क्या फर्म लायबल होती है क्या? वो भी लायबल नहीं होती। इस बात का अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। समझ गए क्या बात को? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बोला जा रहा है। Ordinarily, क्या बोला यहाँ पे? Ordinarily but not invariably the insolvency of a partner results in dissolution of firm, but the partners are competent to agree among themselves. The adjudication of a partner is an insolvent will no longer give rise to dissolution of firm। मतलब क्या हुआ? वैसे अगर देखो, अगर एबीसी करके ऐसी पार्टनरशिप फर्म है और इसमें अगर सी का दिवाला निकल जाता है, या सी यहाँ पे मान लीजिए दिवाला निकल जाता है सी का, तो पक्की बात है बेटा ये फर्म को इंसॉल्वेंट होना पड़ता है। मतलब फर्म यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ऐसा समझ लो अभी के लिए। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, क्या एग्रीमेंट करते हैं कि इंसॉल्वेंट हम लोग नहीं करेंगे, तो आपको इंसॉल्वेंट करने की जरूरत है क्या बेटा? बोलिए जल्दी से, जरूरत है क्या? नहीं सर, यहाँ पे जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर एग्रीमेंट आप करते हो तो फिर सर कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। तो हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग पढ़ा। सेक्शन नंबर 34 हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बोलो? सेक्शन नंबर 34 को देख रहे थे कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, वैसे तो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, लेकिन अगर आप पहले से एग्रीमेंट में करके रखते हो कि नहीं सर एग्रीमेंट में हम लोग बोल के रख रहे हैं कि हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं होंगी, तो बस आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं होंगी। बस इतने बात का अपने को ध्यान रखना है। क्या ये सर अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। सारे लोग बात को समझ गए क्या? बोलो मुझे जल्दी से, सारे लोग अभी के अभी बात को बोलेंगे समझ में आयो है कि समझ में नहीं आयो? जमा बोलो सारे लोग, जमा क्या? मजा आया? यस सर। सर मैं आज से फाउंडेशन की तैयारी करूं तो पास हो जाऊंगा? हाँ केशव, आप आज करो, अगले महीने करो, जनवरी में करो, बिल्कुल पास हो सकते हो, कोई बात ही नहीं। कभी भी तैयारी चालू करो, फाउंडेशन एक दिन में होता है। फाउंडेशन समझ रहे हैं आप बात को? एक दिन में बस, और कुछ नहीं। आइए चलो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ लाइबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर के रिगार्डिंग बात करूंगा। सर लाइबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर क्या कहता है, या लाइबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर के रिगार्डिंग क्या चर्चा की जा रही है, आइए एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। सर ये जो लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब सर डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है और डी की क्या हो जाती है? डी की डेथ हो जाती है। डी की क्या हो जाती है बोलो? डी की डेथ हो जाती है। तो सर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में हमें बताइए। आओ देखते। Where under the contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of partner,
एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। मतलब क्या बोला, देखो यहाँ पे मैं अगर ये टाइमलाइन ड्रॉ करूं बेटा, अब मैंने टाइमलाइन को ड्रॉ किया, अब क्या हो गया यहाँ पे ना ए बी सी डी करके ऐसे चार पार्टनर्स थे, यहाँ पे डी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक बात का ध्यान रखना, डेथ के बाद फर्म के एक्ट्स, फर्म कोई भी कामकाज करे, फर्म के कोई भी एक्ट हो ना, इसके लिए क्या डी का एस्टेट लायबल रहने वाला है क्या? नहीं सर, इसके लिए डी का एस्टेट लायबल नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ के जो फर्म के एक्ट है क्या उसके लिए डी का एस्टेट लायबल होता है क्या? हाँ सर, उसके लिए डी का एस्टेट लायबल होता है, ध्यान रखना। तो पहले के एक्ट्स के लिए लायबल होता है, बाद के एक्ट्स के लिए, जब डेथ हो गई है उसके बाद के एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सारे लोग समझ में आ रहा है क्या? बोलो फट से मुझे। ये सर एकदम बढ़िया तरीके से चीज अपने को समझ में आ रही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है करके। ठीक है, एक बार गो थ्रू करो जल्दी से, एक बार पूरी चीजें गो थ्रू करो जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो स्क्रीन के ऊपर, फटाफट देखो। आगे बढ़े, सभी लोग बोलो, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, बात करेंगे कौन सा, सेक्शन नंबर 36 के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या कहता है सेक्शन नंबर 36? बात करता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। यानी कि क्या, देखो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, देखो यहां पे सुनिए, 3 पार्टनर्स है और 3 पार्टनर्स का नाम है ए बी सी। ठीक है, अब ये जो सी पार्टनर है ना बेटा, ये सी पार्टनर बाहर जा रहा है फर्म के, मतलब ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है या ये फर्म से रिटायर हो रहा है करके, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। तो इस सी पार्टनर को मैं कहूंगा तू क्या है बेटा, आउट गोइंग पार्टनर है। बोलो ना क्या है बेटा, ये आउट गोइंग पार्टनर है। तो सवाल ये बनता है, क्या मैं आउटगोइंग पार्टनर को सेम धंधा, मान लीजिए ये जो एबीसी फर्म है ये बेकरी का धंधा करती थी और सी बाहर जाके बेकरी का धंधा करना चाहता है, तो क्या मैं उसको करने दे सकता हूं? हाँ, मतलब इनका कहना है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सी पार्टनर कैरी ऑन करे कंपीटिंग बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो एडवर्टाइज भी कर सकता है ऐसे बिजनेस को, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एबीसी का अगर यहाँ पे बेकरी का बिजनेस था, तो सी पार्टनर जो फर्म के बाहर जा रहा है ना, वो बेकरी का बिजनेस खोल भी सकता है और वो उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकता है।
सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, मतलब क्या, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि सी तू बाहर जाके बेकरी का बिजनेस नहीं करेगा या तू एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो मैं वैसा भी करवा सकता हूं। जनरल रूल ये कहता है कि आप कर सकते हो करके, लेकिन अगर आप कुछ अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, ऐसा कहना है। ओके सर, परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, भली अगर आप धंधा कर रहे हो लेकिन ही मे नॉट यूज, क्या बोला यहाँ पे, ही मे नॉट यूज फर्म नेम, वो पुराने फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता। दूसरा, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो धंधा कैरी ऑन कर रहा है फर्म का, और ना ही वो कस्टमर को सॉलिसिट कर सकता है फर्म के कस्टमर्स को फोन करके नहीं बोल सकता वो बेकरी से मैं 50 रुपए कम में दूंगा, दो 50 रुपए आपके बचा दूंगा, मेरे पास आ जाओ सेम करके। आप समझ रहे बात को? तो ऐसी चीजें वो नहीं कर सकता जो डील कर रहा है फर्म के साथ बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। मुझे बताइए, अगर वो पार्टनर के ऊपर आप रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड लगाना चाहते हो, आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड लगाना चाहते हो, क्या आप रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर लगा सकते हो क्या मित्रों? हाँ सर, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। समझ गए ना? यस सर, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक पर्टिकुलर या एक किसी पार्टनर के ऊपर अगर हमें लगाना है तो आप बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। समझे क्या? बोलो ना जल्दी से, मुझे समझे क्या? ये सर, तो अपन ने क्या देखा बोलिए सर? अगर एक आउटगोइंग पार्टनर है, वो कंपीटिंग बिजनेस, बेकरी का बिजनेस है, बेकरी का बिजनेस बाहर खोलना चाहता है, करना, एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, करना, कोई टेंशन की बात अच्छी नहीं है सर। दूसरा देखो क्या बोला जाता है, सुनिए बात को, अगर मैं बात करूं आपके साथ, दूसरा देखो बोला जा रहा है ही मे नॉट, लेकिन वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता। दूसरा क्या बोला जा रहा है सर यहाँ पे? दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे, वो खुद को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मैं तो फर्म का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूं। और तीसरा, वो फर्म के कस्टमर्स को क्या सॉलिसिट कर सकता है क्या? नहीं सर, सॉलिसिट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी बात यहां पे बोली जा रही है। परफेक्ट है सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब देखो, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 37, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल। आ जाइए, क्या बोला जा रहा है देखो, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, ओ माय गॉड, उसके बाद ये अदरवाइज सीज टू बी अ पार्टनर, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्टनर्स है ए बी सी करके, है ना। अब इसमें से क्या हो जाता है, इसमें से बेटा डी की डेथ हो, सॉरी सी की डेथ हो जाती है। डी की डेथ कैसे होगी? डी तो पार्टनर ही नहीं था। सी की डेथ हो जाती है या किसी भी प्रकार से वो सीज हो जाता है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग अ पार्टनर, वो रुक जाता है पार्टनर बनने से, स्टॉप बीइंग अ पार्टनर, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। देखो, एंड और इसके साथ साथ जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है ना, मतलब ए और बी, ये बेटा क्या कर रहे हैं? बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। सभी लोग बोलो, क्या कर रहे हैं? बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, यानी बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं। ठीक है सर, परफेक्ट है। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट। क्या बोला? जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है ना बेटा, उससे वो कैरी ऑन कर रहे हैं विदाउट फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है यहां तक जितना भी सी का शेयर निकलता है ना, वो सी का शेयर अभी तक इन्होंने दिया है क्या? नहीं सर, सी का शेयर नहीं दिया। दे हैव नॉट गिवन सी शेयर, और वो क्या कर रहे हैं? फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलो, क्या कर रहे हैं? फर्म के बिजनेस को सर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या होगा? तो मैं अगर बात करूं, एंड द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट, देन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज एंटाइटल्ड टू ऑप्शन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू। मतलब देखो क्या बोला, इनका कहना है कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो गई, वो सीज हो चुका है मेंबर बनने से, तो ए बी कंटिन्यू कर सकता है बिजनेस को। तो यहां पे जो सी का शेयर है ना, अगर वो नहीं दिया है और फर्म अभी भी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? बिजनेस को अभी भी सर यहां पे कंटिन्यू किया जा रहा है, तो 2 ऑप्शन मिलते हैं। कौन सा 2 ऑप्शन? सबसे पहला, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे ब्याज मिल सकता है 6% पर एनम पे। तो जितना भी आपका शेयर है ना, वो शेयर के ऊपर 6% प्रति एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। दोनों में से आपकी चॉइस है, आपको जो चाहिए वो हम आपको दे देंगे। क्या बात को समझे क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। अरे बहुत टेक्निकल है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, भारी हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है,
यहां तक सी का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। मान लो सी का हिस्सा 2 लाख रुपए का है, तो इनका क्या कहना है कि आप एक तो शेयर 2 लाख के ऊपर 6% प्रति एनम के हिसाब से ब्याज दे दो, या बोला जा रहा है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट यहाँ पे दे देना। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो ना तो राइट टू शेयर इन प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ है सेटलमेंट तक तब तक आप क्या दोगे, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट देना। ये लेकिन सामने वाले की चॉइस रहेंगी, मतलब कि लीगल जो पार्टनर की डेथ हुई है ना बेटा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस होती है कि उसको दोनों में से क्या चाहिए। ये उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सारे लोग समझे क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, सारे लोग बढ़िया से समझ गए क्या? प्यार से समझ गए क्या जो मैं कहना चाहता हूं? बोलो बोलो बोलो, जबरदस्त तरीके से बोलो, है ना? यस सर। देखो क्या अब बात क्या किया जा रहा है, देखो रिवोकेशन ऑन कंटिन्यूइंग बाय चांस। अच्छा एक और बार आपको समझाऊं क्या? आओ समझाता हूं एक और बार, ध्यान दो। देखो क्या बोला जा रहा है सर? सर बोला ये जा रहा है कि एबीसी पार्टनरशिप फर्म है सर, यहाँ पे सी की डेथ हो गई तो सी के डेथ के ऊपर यहीं पे सेटलमेंट हो जाना चाहिए था। सी का शेयर था 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए आपने दे देने चाहिए थे, आपने नहीं दिए। आपने वो पैसे को अपने पास रखे, विदाउट सेटलमेंट आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब क्या करोगे? तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आप दो चीजें करोगे। सबसे पहला क्या, सबसे पहला एक तो मान लीजिए यहाँ पे 3 महीने के लिए आपने यूज किया इस पैसे को, ठीक है? तो आपको 5 लाख पे 6% इंटू 3/12 जितना भी आता है बता दो मेरे को जल्दी से उतना। या अगर मैं बात करूं शेयर इन प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट है 30,000 रुपए और इक्वल शेयर यहाँ पे दिया है मतलब 1/3 यानी कि 10,000 रुपए के बारे में बात की जा रही है। अब ये दोनों में से आपको जो भी चाहिए ये चॉइस रहेंगी, ये ऑप्शनल में रहेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस होंगी उसको क्या चाहिए करके, ठीक है? तो जो भी निकला है यहाँ पे 6% कितना हो रहा है जल्दी से मेरे को कोई बता सकता है क्या? 6,000 इंटू 5 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? रे आपको आता है क्या? नहीं आता है आपको? 7,500 होता है, ठीक है? तो 7,500 या 10,000 दोनों में से क्या चाहिए ये उसकी चॉइस है, यानी कि ऑप्शनल यहाँ पे बात यहाँ पे रहने वाली है। क्या आप इस बात को समझ गए? सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से हम लोग चीजों को समझ गए, ठीक है? तो ये चॉइस रहेंगी तो ऑब्वियस ही बात है सामने वाला व्यक्ति 12,000 10,000 ही चूज करने वाला है, बोलेगा ये दो। लेकिन मान लो अगर ये अमाउंट ज्यादा निकलता तो मैं ये अमाउंट मांगता, मेरी चॉइस है मुझे जो भी मांगना है। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। आओ 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 आओ, आओ। और ध्यान दो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनो 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 दोस्तों, एकदम बढ़िया से ध्यान देना। अगर मैं बात करूं ना, ध्यान देना एकदम बढ़िया से, एकदम प्यार से, एकदम जोरदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट 3 महीने का, हाँ तो बराबर है ना, मैं 3 महीने का ही प्रॉफिट गिना ना बेटा वहां पे। देखो ना 3 महीने का ही प्रॉफिट गिना, ये देखो ये ऐसा लिखा ना, ये देखो 3 महीने का प्रॉफिट है ना। देखो मैं अगर बात करूं दोस्तों आप लोगों के साथ तो सर यहाँ पे क्या होना चाहिए या यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग चर्चा करें ना आप लोगों के साथ तो सर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कौन सा? हम लोग यहाँ पे सर बात कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। मतलब फर्म सर हो रहा है यहाँ पे चेंज, क्या हो रहा है बोलो? चेंज ऑफ फर्म हो रहा है। सारे लोग बोलो क्या हो रहा है? चेंज ऑफ फर्म हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है? चेंज ऑफ फर्म हो रहा है। मतलब सेक्शन नंबर 38 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, या सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? देखो, मेयर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑपरेट्स टू रिवोक द गारंटी एज टू ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन सच में अकर बाय द डेथ, रिटायरमेंट या पार्टनर। मतलब देखो क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, सुनिए बात को। ये एक फर्म थी, इन्होंने गारंटी दे रखी है, ठीक है?
ओके सर, किसी बैंक को गारंटी दे रखी है, ऐसा समझ लो आप बात को। मेरे बिहाफ में, मैंने बैंक से लोन ले रखा था, तो मेरे बिहाफ में फर्म ने क्या दे के रखी है, गारंटी दे रखी है। ठीक है सर। अब क्या होता है, ये फर्म में सी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में ए भी बचे तो ये गारंटी रिवोक हो जाती है। बात का ध्यान रखना, मतलब गारंटी खत्म हो जाती है, ऐसा मैं कहूंगा। क्या हो जाती है बोलो, गारंटी सर यहाँ पे खत्म हो जाती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलिए सर, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएंगी, कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएंगी, कंटिन्यूइंग गारंटी फिनिश हो जाएंगी, ऐसा मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। समझे ना बात को? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है, चलो अब यूनिट नंबर 3 को सर किया जाएगा कल कंटिन्यू। कल हम लोग यूनिट नंबर 3 से चालू करेंगे, और यूनिट नंबर 3 में ज्यादा चीजें हैं नहीं, तो हो सकता है कल के कल ही हमारा यूनिट नंबर 3 हो जाए करके, है ना। कल या परसों में, कल ही हो जाना चाहिए, कोशिश करेंगे कल ही इसको बढ़िया से फिनिश ऑफ करवा दे। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट है। अगर आप दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स हैं तो आप अल्टीमेट सीए के ऊपर जाके हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस को परचेज कर सकते हैं, अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो। राइट, तो आप यहाँ पे क्या ज्वाइन कर सकते हैं, आखिरी मेरे 2 सेशंस अब यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद के मेरे पूरे सेशंस ऐप के ऊपर होने वाले हैं। सीए फाउंडेशन का ये सिलेबस, आप यहाँ पे सीए फाउंडेशन के अंदर आपको जाना है, ओल्ड सिलेबस है, मतलब लिखा नहीं ओल्ड, सीए फाउंडेशन पे आप जाएंगे। इसके अलावा सर यहाँ पे जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो आप ले सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ लॉ और बीसीआर में दिक्कत है तो आप सिर्फ लॉ और बीसीआर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको लॉ और बीसीआर का यहाँ पे फास्ट ट्रैक लेने को मिल जाता है। ultimatca.com को विजिट कीजिए।